वालेकुम, मैं हाया जावेद आपसे जुड़ा हुआ हूँ। मेरे साथ आप देख रहे हैं कि बशीर अहमद नाज साहब बैठे हैं। बशीर साहब, हमारा आज का मौजू जो है वो है लॉकडाउन। लॉकडाउन उठाना चाहिए, उठना चाहिए, या लॉकडाउन बरकरार रहना चाहिए। दो पहलू है। एक पहलू तो ये है कि अगर लॉकडाउन को उठा लिया जाए तो हम किस मुसीबत का शिकार हो सकते हैं, और अगर लॉकडाउन ऐसे ही रहा तो क्या हो सकता है। थोड़ा सा हम तासुरात जानना चाहेंगे आपसे कि आप क्या कहेंगे इस बारे में। देखो जाहिद साहब, तकरीबन 2 महीने से लॉकडाउन हमारे मुल्क में और साथ में हमारी इस यूटीज़ में भी जारी है। इन 2 महीनों में जहां हमने देखा सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस वबाई बीमारी में जो इक़्तिसादी तौर सबसे मुतासिर रहा, वो रहा कि वो मज़दूर जो सुबह निकलता है, काम पे जाता है, चाहे वो रेडी चलाता है, चाहे वो किसी काम का कारीगर है, तरखान है, मज़दूर है, या किसी भी किस्म का दिन भर की मज़दूरी करके शाम को वो मज़दूरी ले आता हो, फिर बच्चों को खिलाता, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा है। तो क्योंकि उन जैसे लोगों के लिए जो मज़दूर होते हैं उनके पास बैंक बैलेंस भी नहीं होता है, मतलब सेविंग जिसको हम कहते हैं, जैसे मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली के पास होते हैं, उनके पास वो नहीं, वो तो हैंड टू माउथ होते हैं, तो वो ज़्यादा मुतासिर हुआ। दूसरा, अगर हम देखेंगे जो कारोबार करते हैं, मतलब जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, गाँवों में है, शहरों में है, कस्बों में है, वो भी ज़्यादा मुतासिर रहा क्योंकि लॉकडाउन की वजह बंदिशें थी वगैरह। तो ये तबका सबसे ज़्यादा मुतासिर रहा। अब अगर ये सवाल आपका ये है कि प्रोग्राम का जो मौजू आपने बताया है कि लॉकडाउन अगर उठाया जाएगी, क्योंकि परसों 17 तारीख को लास्ट डेट है, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की क्या पॉलिसी रहेगी, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ कदम उठाए। उन्होंने ऐसे लोगों के लिए राशन के कुछ किट्स बनाए, लेकिन कितने, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा 70% वही लोग हैं, मतलब मजदूर जो है। तो कुछ एनजीओज भी सामने आ गई, लेकिन सच बात यह है कि सच्चाई को छुपाना नहीं चाहिए कि वो लोग फाका कुशी के शिकार हो गए। उनके बच्चों का मुस्तकबिल डार्क में है, उनका अपना डार्क में है, वो बीमारियों में जूझ रहे हैं, उनके अस्पताल जाने, क्योंकि हर एक घर में कोई ना कोई पेशेंट होता है। हर एक मतलब ज़िंदगी गुजारने का जो भी तरीका है या जो भी वसाइल है, वो सारे मुतासिर हुए हैं। अब अगर ये लॉकडाउन उठाया जाता है, नो डाउट उनको राहत मिलेगी, वो दोबारा से काम शुरू करेंगे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेन ज़िंदगी में आ जाएंगे, ये पटरी पे लौट जाएंगे, पटरी पे आ जाएंगे। यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये है कि जो सबसे बड़ा जो वबाई बीमारी है, जिसका अभी तक कोई इलाज ही नहीं है, मतलब वैक्सीन के सूरत में, टैबलेट के सूरत में वर्ल्ड में इसका इलाज है नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या प्रिकॉशन के मेजर पे सिर्फ एक ही कि ये भी एक कि आप समाजी दूरी रखो। समाजी दूरी में इसको नहीं कहता, मैं इसको फिजिकल दूरी बताऊंगा कि जिस्मानी तौर एक दूसरे से दूर रहो। तो यही एक इलाज है ताकि ये वबा या ये इन्फेक्शन आप तक न पहुंचे। अगर मैं आपसे दूर रहता हूं तो ये एक इलाज है। तो ये जब लॉकडाउन उठता है तो ये इलाज ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो फिजिकल दूरी, समाजी दूरी या सोशल डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं, एक दूसरे से न मिलना जिसको हम कहते हैं, कि वो नहीं रहेगी। तो इसका मतलब है कि जो बताया जाता है कि ये फैल जाता है एक दूसरे से मिलने में, तो फिर नेचुरली ये खदशात हैं, और ये सच भी है कि ये फिर फैलेगा, लोगों में आएगा और एक कम्युनिटी में जाएगा, और उससे फिर ये क्या तबाही मचा देगा वो अभी नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि आपकी तासुरात ये है कि लॉकडाउन उठाना भी बड़ा ही मुश्किल है और लॉकडाउन बरकरार रखना भी बड़ा ही मुश्किल है। आपकी तासुरात में समझता हूँ कि बड़ा ही मुश्किल डिसीजन है। तीसरा मरहला लॉकडाउन का चला गया, अब चौथा शायद लगता है कि नहीं, चौथा भी होगा। बड़ा मुश्किल गवर्नमेंट के लिए भी, हर एक के लिए बड़ा, क्या डिसीजन लेंगे, उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, कोई बीच का रास्ता होना चाहिए।
رہی بات آپ نے کہا کہ کوئی بیچ کا راستہ ہونا چاہیے، بات اصل میں یہی ہے کہ یہ بیچ کا راستہ ہے۔ آئیے ہم یاسین صاحب سے بات کریں گے جو بٹوالو اقبال مارکیٹ کے جنرل سیکرٹری ہے اس وقت۔ یاسین صاحب سے پوچھتے ہیں کہ گویا کہ لاک ڈاؤن ایک دو دھائی تلوار ہمارے گردن پہ لٹکی ہوئی ہے، گویا کہ لاک ڈاؤن کرے تو وہ بھی مشکل، لاک ڈاؤن کو اٹھا لے وہ بھی مشکل۔ تو یاسین صاحب کے خیالات ہم سنتے ہیں کہ یاسین صاحب کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ خود گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، سرکار سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی اس کو چلانے والے ہیں، یہاں کی سرکار چلانے والے میں ان سے گزارش کرتا ہوں، آپ لوگوں تک بھی تو پہنچو، آپ ان کو دیکھو، آپ مڈل کلاس لوگوں تک پہنچو، بی پی ایل کلاس لوگوں تک پہنچو، آپ اے وائی لوگوں تک پہنچو، ان کے اخراجات پورے کرو۔ اگر آپ میں چاہتا ہوں، اگر آپ لاک ڈاؤن ٹھیک ہے، میں چاہتا ہوں لاک ڈاؤن بڑھے، کم سے کم میرے حساب سے تو عید تک تو یہ بڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ عید تک نہیں بڑھا، عید کے موقع پر یہاں بہت بڑی گیدرنگ ہو جائے گی، ہزاروں لاکھوں کے تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے۔ لاک ڈاؤن بڑھنے سے، یہ لوگ سڑکوں پہ آنے سے تو کورونا وائرس کا خطرہ بہت بڑھ جائے گا۔ اگر اس وقت اب کچھ ہزار ہی ہمارے پاس یہ تعداد ہے تو یہ تو میرے خیال سے لاکھوں میں جائے گا۔ کشمیر اکنامک الائنس کے کو چیئرمین فاروق احمد ڈار صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ فاروق صاحب گویا کہ یہ اگر یہ لاک ڈاؤن جاری رہا تو کیا نتائج نکلتے ہیں، لاک ڈاؤن کو اٹھا لیا گیا تو کیا نتائج نکل سکتے ہیں؟ ایکچولی لاک ڈاؤن کھولا گیا تو اس ٹائم بھی تباہی ہوگی، اگر لاک ڈاؤن نہیں کھولا گیا تو میرے خیال سے اس سے بھی تباہی ہو جائے گی، کیونکہ اگر کنٹینیو لاک ڈاؤن رہے گا میرے خیال سے بھوک سے لوگ مر جائیں گے، جو ہمارا لیبر کلاس ہے، خاص کر کشمیر کی میں بات کروں گا، ان کے اوپر زیادہ بہت اثر پڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر لاک ڈاؤن کھل گیا میرے خیال سے جو یہ کورونا وائرس کی جو بیماری ہے اس وقت پورے دنیا میں، خاص کر میرے خیال سے کشمیر میں یہ زیادہ پازیٹیو کیسز آ رہے ہیں اس وقت، میرے خیال سے تباہی اس سے مچ جائے گی۔ اس کا بہترین ایک ہی ویکسین ہے۔ میرے خیال سے جو لاک ڈاؤن کے حوالے سے ایک فیصلہ لیا یہاں کی سرکار نے اور اس کے ساتھ ساتھ دلی کی سرکار نے، میرے خیال سے بہت بڑا فیصلہ تھا ان کی طرف سے، یہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، تاکہ میرے خیال سے ایک ویکسین کے طور پر یہ لاک ڈاؤن کام کر رہا ہے کورونا وائرس کے حوالے سے۔ ریاستی صدر جنتا دل یونائٹڈ شاہین صاحب ہمارے پاس ہے، اس وقت موجود ہے، تو شاہین صاحب سے پوچھیں گے کہ شاہین صاحب یہ بتائیے کہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ دو دھاری تلوار ہے، کہیں پہ بھی جانے کی ہمیں ہمت نہیں لگتی ہے، یہاں سے جائے یا یہاں سے جائے، لاک ڈاؤن اٹھائے تو کیا ہوگا، لاک ڈاؤن ایسے ہی برقرار رہے تو کیا کچھ مشکلات کا سامنا لوگوں کو ہوگا۔ تو شاہین صاحب کیا کہنا ہے آپ کا، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، جہاں تک لاک ڈاؤن کا سوال ہے اور جموں کشمیر پورا دیش لے کر اگر ورلڈ کی میں بات کرتا ہوں یا دیش کی بات کرتا ہوں تو ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کر کے جو ہے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ شاید کورونا سے لوگ بچ بھی جائیں، لیکن جو غریبی ہے پورے دیش کے اندر اور جو معاملات بڑھ رہے ہیں ابھی دن بہ دن، کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا اب، اور آنے والے دنوں میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کو کنٹینیو کریں، اور ایسا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آنے والے دنوں میں لاک ڈاؤن اس کورونا کے ساتھ جینا پڑے گا، اور اسی کے ساتھ جو ہے آپ کو تھوڑا سا احتیاط جو ہے آپ کا جو بھی پروٹوکال بنتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ کر کے آپ کو کورونا کے ساتھ بھی لڑنا ہے، پلس ساتھ میں آپ کو جو ہے لاک ڈاؤن بھی چھوڑنا پڑے گا۔ چاہیں گے کہ آپ کیا کس بات کو بیچ کا راستہ بولتے ہیں؟ دیکھیے جاوید صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا بیچ کا راستہ کیسا ہو سکتا ہے یا کیسا ہونا چاہیے، یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے عوام پہ۔ اگر کوئی ریلیکسیشن دی جاتی ہے، لاک ڈاؤن اٹھایا جاتا ہے، میرے گھر میں 5 افراد یا 6 افراد یا 3 افراد پہ فیملی مشتمل ہے، اگر میں نے مارکیٹ جانا ہے تو ہم پہلے کیا کرتے تھے، 2 مہینے پہلے روٹین میں سب نکلتے تھے، بچوں کو ساتھ لے، چلو آپ شاپنگ مال میں جائیں گے، چلو آج ادھر جائیں گے، چلو انکل کے گھر جائیں گے، چلو مارکیٹ گھوم کے آئیں گے، چلو پارک میں بیٹھنے کے لیے جائیں گے، چلو شاپنگ کے لیے، یہ ہے عید کا بھی ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کرنا ہے، اب گھر سے ایک بندہ جائے گا،
मार्केट जाएगा, घर से लिस्ट बना के जाएगा, मेरे को बच्चों के लिए क्या लाना है, खाने पीने के लिए क्या लाना है, और कम से कम एक हफ्ते के लिए उसको एक बार लाना चाहिए ताकि एक हफ्ते के लिए वो बाहर न जाए। नंबर 1। दूसरी बात, घर में 2-3 गाड़ियां हैं, साइकिल, स्कूटर है, मतलब मेरे पास है, मेरे भाई के पास है, मेरे वालिद के पास है, मेरी मिसेज के भी, इतना भी बहुत सारे लोगों के 2-2, 3-3 गाड़ियां घर में नहीं। घर में ये फैसला करना है कि एक बार एक ही गाड़ी जाएगी और हफ्ते भर बाहर नहीं जाएगी गाड़ी, पैदल चलने की कोशिश करनी है। इसी तरह जो गवर्नमेंट के जो ऑफिस हैं, जहाँ मतलब जो भी इदारे हैं जिनको ज़रूरी काम करना है, तो वहाँ पे अगर 50 मुलाजिम काम करते हैं, 20 मुलाजिम काम करते हैं, उनमें कटौती करनी पड़ेगी। ये उससे पब्लिक में थोड़ी प्रॉब्लम होगी पब्लिक को, लेकिन उसमें भी एक कटौती करनी पड़ेगी। 10 मुलाजिमों को 3 हिस्सों में बांट देना है, 3-3 मुलाजिम आएंगे, और जो पहले दिन 3 मुलाजिम है वो दूसरे दिन ना आए, और 3 आएंगे, तीसरे दिन और 3 आएंगे। इसी तरह ये सबों को एक मतलब पूरा एक शेड्यूल बनना चाहिए कि कब क्या है, तब जाके हमारे अगर दिन में मार्केट में 50,000 लोग होते, शायद हम उसको 10,000 तक ले सकते हैं, इस तरह के रास्ते में। लेकिन ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की, सबसे एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा आवाम की है। भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए। जितने बड़े बड़े फंक्शन इससे पहले हम कर रहे थे, चाहे शादी के हवाले से, चाहे शॉपिंग कम्प्लेक्स में जाते थे हम, एक भीड़ भाड़ के तरीके से, उस चीज़ को हमें ख़त्म करना चाहिए। शादियों में जो हम एक भीड़ लाने की कोशिश कर रहे थे, इन्विटेशन दे रहे थे हम 2,000 लोगों को, 4,000 लोगों को, मेरे ख्याल से 50-30 लोग आने चाहिए शादी में। मेरे ख्याल से तभी इस महामारी से हम बचेंगे, और एक सोशल डिस्टेंस रहनी चाहिए। कि वो तो है, जैसे मैंने कहा कि आपको कोरोना के साथ जीना पड़ेगा। दैट मीन्स कि जो इसके परहेज है, जो इसमें दूरियां हैं, उसको भी साथ में मद्देनजर रखनी पड़ेगी आपको, कि अपने आप को एहतियात भी करना पड़ेगा। जिस तरह अभी ब्रिटेन में हुआ, जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज भी आज जो है, जो इतनी बड़ी पावरफुल कंट्रीज और फाइनेंशियल रिच कंट्रीज थी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया आज की डेट में। और वही हालात जो है वो लेकर हम खाली लॉकडाउन से काम नहीं चलेगा, तो लोग ज़रूर जो है भुखमरी से मरेंगे, और उनकी तादाद जो है, जो हमारे देश की जो आबादी है, बहुत ज़्यादा है, और वो भुखमरी आपको कहीं नज़र भी नहीं आएगी। और क्या कहते हैं, कोरोना भी है, लेकिन साथ साथ में जो दूसरी तलवार, जैसे आपने कहा, वो भुखमरी की है और गरीबी की है। तो ठीक है, हम कोरोना वायरस के साथ इस तरीके से लड़े कि हम अंदर बैठेंगे, हम लॉकडाउन करेंगे, लेकिन गरीबी से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये भी आपको एक देखना जो है बहुत बड़ा सवाल। अगर सरकार लॉकडाउन बढ़ाना चाहती है, ठीक है, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके सपोर्ट में हूँ, मैं चाहता हूँ लॉकडाउन बढ़े। अल्लाह ताला बचाए लोगों को, कोरोना से लोग बचे, कोरोना की वजह से लोगों को मौत ना आए, लोग बीमार ना हो, मैं ये चाहता हूँ, मेरी ज़ाती ख्वाहिश है। मैं कहता हूँ, मैं कहूँ, सरकार से ज़्यादा एनजीओ वालों ने काम किया, सरकार से ज़्यादा एनजीओ वालों ने काम किया। मैंने पहले ही आपको अर्ज़ किया कि जिनको आपने 5 किलो दिए, अगर उनको एनजीओ वाले और कुछ न देते तो शायद वो भी भूख से मर जाते, क्योंकि 5 किलो 10 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा एक आदमी को। उनको एनजीओ वाले चला रहे हैं, लेकिन मिडिल क्लास वालों को तो कोई नहीं चला रहा है, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ आप एक बात और देखिए, उनको आप 5 किलो दे रहे हैं फ्री में राशन, ठीक है। अब जो मिडिल क्लास है वो तो अपने पैसे से खरीदती थी आपके राशन डिपो से राशन, आपने तो बंद कर दिया वो भी जून तक, अब तो वो भी नहीं दे रहे हैं आप, उनको अपने पैसे में भी नहीं दे रहे हैं आप, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उनकी तो बात कीजिए ना आप। जहाँ तक मिडिल क्लास तबके का सवाल है, एक तो अपर क्लास है, उसको छोड़िए आप, लेकिन मिडिल क्लास के लिए हमारी ज़रूर ये कोशिश रहेगी कि हम सरकार को इसको आगाह करने की कोशिश करें। अगर लॉकडाउन आगे खुलता भी है, लेकिन उसके साथ साथ भी हमारा यही रहेगा कि मिडिल क्लास के लिए भी कुछ पैकेज ऐसे हो कि जिससे कम से कम वो भी कहीं पर स्टैंड हो सके। ऐसे लोग भी हैं हमारी जम्मू कश्मीर में जो बेचारे किसी को मांग भी नहीं सकते, उनकी हैसियत कभी अच्छी रही है और वो किसी को मांगने से भी गुरेज कर रहे हैं। और हमने देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कि जिन्होंने हमने जैसे किट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए काफ़ी जगहों पर, और उसमें से कहीं मिडिल क्लास भी सामने आया, लेकिन वो बेचारे जो है उनकी जो आह थी वो कुछ कह नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए इंशाल्लाह जो है आने वाले दिनों में हम ज़रूर काम करेंगे, गवर्नमेंट को भी आगाह करने की कोशिश करेंगे।
हमने बहुत सिचुएशन ख़राब देखी। किसी टाइम हमें खुदा हाजिर नाजिर जान के रोना आता है जब हम ये सिचुएशन देखते हैं। कश्मीर की हालात क्या इस वक्त, जो हमारा लेबर क्लास हो, चाहे हमारा ट्रांसपोर्टर हो, चाहे हमारा छोटा बिजनेसमैन हो, मेरे ख्याल से तबाही के दहाने पे हैं कश्मीर के लोग। चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारे लोग हैं, इस वक्त तबाही के दहाने पे हैं। एक ऐसा तबका बशीर साहब यहाँ पे है जो मिडिल क्लास का है। हमने अक्सर बेशतर देखा मिडिल क्लास के लोग जो है, ना तो वो इस किस्म के लोग होते हैं, ना तो वो किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, और ना ही उनके पास इतनी ज़्यादा गुंजाइश होती है कि वो ज़िंदगी का गुजारा कर सके। मुझे लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं कि ना ही गवर्नमेंट ने ज़्यादा उनकी तरफ तवज्जो दी, और ना ही आम इंसान की नज़रों में ये लोग आते हैं। क्या समझते हैं आप? जावेद साहब, आपने जिस तरफ इशारा किया ये हकीकत है, आपने सच बताया है। जो मिडिल क्लास तबका है, तो जहाँ पे हम ये कहेंगे कि मज़दूर तबके को, गरीब तबके को, सबसे निचले वाले तबके को प्रॉब्लम है, ये बात अपनी जगह हकीकत है कि ये जो मिडिल क्लास है इनको भी सेम प्रॉब्लम है। मज़दूर तबके पे नज़र है, मेरा पड़ोसी है या मैं गरीब हूँ, मेरे पड़ोसी को मुझ पे नज़र है, तो कोई ना कोई एनजीओज़, रज़ाकार, सरकार या जो भी इन आफाती मतलब जब ये चीज़ें होती हैं तो उनकी नज़र में आता है कि उस तक पहुँचना है। ये जो मिडिल क्लास तबके का जो बंदा होता है, या इससे जो ये कला जो हमारी है, तो सब यही सोचते हैं कि नहीं मतलब ये ठीक ठाक है, तो असल में वो घर में मर जाते हैं। और उनका सबसे ये होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं कि पड़ोसी को या किसी और को कि मेरे पास प्रॉब्लम है। तो अभी ये इन्होंने भी, फारूक साहब ने भी ये जिक्र की है, भी जो मिडिल क्लास ने बोला मुझे रोना आया, अभी इसने ये वाक़े की जिक्र की है। तो ये हकीकत है, फारूक साहब ने और आप भी बोल रहे हैं, ये बेसिकली ये चीज़ें हैं। तो जब सरकार की तरफ से कोई किसी पैकेज का या किसी राहत का कोई प्रोग्राम अनाउंस करना हो या प्रोग्राम आवाम के लिए प्रोड्यूस करना हो, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं देखी जाए ये गरीब के लिए है, ये उसके लिए है, ये क्योंकि आवाम के लिए होना चाहिए। फिर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए उन लोगों पे कि क्या वाकई मिडिल क्लास के इस बंदे को प्रॉब्लम हो गई है या मजदूर तबके में इस प्रॉब्लम को, क्योंकि ऐसा निज़ाम बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन होना चाहिए सरकार को। और मेरी ये गुजारिश यहाँ पे रहेगी कि जो हमारे रज़ाकार तंजीमें या एनजीओज़ हैं जो मदद करने, उनको बिला मतलब ये चीज़ देखिए, उनको मिडिल क्लास तक भी पहुँचना चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए और देखना चाहिए, और मिडिल क्लास को भी सामने आना चाहिए। देखो ये वबा है, ये इसमें शर्माने की भी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े अरबपति जो हैं, बड़े बड़े मुल्क, आप देखो सुपर पावर अमेरिका को देख लीजिए आप, कहाँ से कहाँ आ गई वो। तो इसमें शर्माने की बात नहीं है, उनको भी मिडिल क्लास को अपनी जिम्मेदारी उनको भी सामने आना चाहिए, उनको अपनी सोसाइटी में कुछ लोगों का खड़ा करके जो आगे बात करें। नाज़रीन, वक्तन फ़वक्तन हम ऐसे प्रोग्राम करते रहते हैं और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी ऐसे प्रोग्राम पर हमारी नज़र होगी। आम लोगों के तासुरात भी हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों के तासुरात सुन के ही हम ये प्रोग्राम ज़्यादातर यहाँ पे करते हैं। तो हमने पूरा कोशिश की कि हम ये सारे मसाइल जो है कम से कम जो यहाँ की इंतज़ामिया है कम से कम वो समझ सके कि कितनी मुश्किलात है लोगों को और इन मुश्किलात का इज़ाला कैसे किया जा सकता है। तो बशीर साहब से भी हम इजाज़त लेंगे। बशीर साहब इंशाल्लाह कोशिश है कि आइंदा भी हम बैठेंगे और लोगों के जो मुश्किलात है उन मुश्किलात कम से कम हमारा ये काम होना चाहिए कि उन मुश्किलात को लोगों तक पहुँचाए।